नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से YouTube के सोशल फेम 007 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम क्लास कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताया था, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। और इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं आपको डीप नहीं बताऊंगा, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यूज होने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में एक ओवरव्यू आपको ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा डीप अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप अगर जाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप एक बार स्क्रीन को देखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहें, तो आपकी समझ में जो भी स्टोरी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में वो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कंप्यूटर है वही 3 प्रोसेसेस में आपका और 3 लेयर में आपका बना हुआ है। सबसे पहले हार्डवेयर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था एक कैबिनेट होता है, उसके अंदर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर डलते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम एज ए यूज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स हैं, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डेटाबेस और इंटरनेट ब्राउज़र लाइक गूगल और मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं। तो ये तीनों ही जगह, तीनों को कंट्रोल करने के लिए, तीनों प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और वो सॉफ्टवेयर क्या हैं, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर के रूप में लिखे हुए होते हैं और कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है उसमें स्टोर होते हैं। और हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी स्टोरेज डिवाइस भी आती है, हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, सीडीज भी आती है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और डिस्प्ले यूनिट जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं, वो भी हार्डवेयर में आता है। तो हार्डवेयर का पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, इसमें सिर्फ हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है जो बार बार यूज होगी, आपको मैं क्लियर कर दूं। कभी मैं आपको एक वर्ड यूज़ करूँगा मेमोरी, और कभी मैं यूज़ करूँगा स्टोरेज। तो मेमोरी और स्टोरेज ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। मेमोरी अगर मैं बात करता हूं कि मेमोरी, जब भी मैं वर्ड यूज़ करूंगा तो आप समझ लेना कि मैं रैम के लिए इस टर्म को यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारी रैम होती है वो मेमोरी होती है। और अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूं तो स्टोरेज का मतलब होता है कि वो हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है और डीवीडी हो सकती है, जहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक आइडिया आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का दिया है। तो इस वीडियो के अभी की कॉन्सेप्ट क्या है, किन टॉपिक पे हम बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता है उसकी लाइसेंसिंग क्या है। अगर कोई वेंडर आपको कोई सॉफ्टवेयर बेचता है, वेंडर मीन्स ओईएम, जो कि उसका मैन्युफैक्चरर है, जिसने उस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है, मतलब उसको डेवलप किया है, तो उसकी लाइसेंसिंग बेचने का जो भी उसके पास कॉपीराइट होता है ओईएम के पास में, और वो पैसे लेकर, यानी कि उसके लिए आपको पैसा देना होगा, और उसको वो आपको वेंडर जो होता है, ओईएम जो वेंडर होता है, वो आपको ऑथराइज करता है कि इस लाइसेंस पे आप मेरे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होगा, अपग्रेड क्यों होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर किसी सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ किया होगा, आपने कंप्यूटर में यूज़ किया होगा, हम उसको ओपन करते हैं तो बार बार वो बंद हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता है, कभी कभी ओपन होने में टाइम लगता है, कभी कभी उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बड़ा डिले होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस और कोड लिखे हुए हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और उस एप्लीकेशन में, उस सॉफ्टवेयर में बग्स हैं। तो उन बग्स को
पैच करने के लिए सॉफ्टवेयर के अपग्रेड पैच बनाए जाते हैं। वो पैच जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो जो उनका बेसिक एप्लीकेशन होता है उसी के ऊपर पैच हो जाते हैं, उसी के ऊपर, यानी कि उस सॉफ्टवेयर की जो प्राइमरी डीएल जो लाइब्रेरी होती है, डीएल लाइब्रेरी, वो अपडेट हो जाती है और जो पैच है वो पैचअप होके आपका जो एप्लीकेशन है वो ठीक से काम करने लगता है। तो सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड्स देता है वो आपका ओईएम देता है जिससे आपने उस सॉफ्टवेयर को खरीदा है। अगला की होता है ग्लोबल सॉफ्टवेयर सपोर्ट, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, तो उसका जो सपोर्ट होता है ग्लोबल लेवल पे होता है। लेकिन अब उसको कॉन्टिनेंट वाइज उन्होंने बांटा हुआ है। एशिया में जो भी कंट्रीज आएंगी उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो अलग होंगी और उनका सपोर्ट भी अलग होगा, मैकेनिज्म भी अलग होगी। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें लोकल और पॉलिटिकल के हिसाब से बदल जाएंगी, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उनके सॉफ्टवेयर की जो सपोर्ट है वो बदल जाएगी। एशिया के अंदर भी जो भी कंट्री आएंगे हर कंट्री के लिए उनका जो सपोर्ट होगा वो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। इंडिया के लिए कुछ होगा, पाकिस्तान के लिए कुछ होगा, या नेपाल के लिए कुछ हो सकता है। तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन और कंट्री। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या चीज़? अल्टीमेटली कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का बंडल होता है जो किसी टास्क को पूरा करने के लिए लिखे गए हैं। अब वो जो टास्क है वो हमारा क्या है, वो यूज़र के लिए भी हो सकता है या सिस्टम के लिए भी एक सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि यूज़र के लिए कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया यूज़र के लिए एप्लीकेशन लिखा गया है, लेकिन जो कंप्यूटर में हार्डवेयर लिखे गए हैं, जो जुड़े हुए हैं सॉरी, तो उन हार्डवेयर्स को रन करने के लिए, उनको कमांड देने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी कि वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? ये काम मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में तो परमानेंटली स्टोरेज कहाँ पे होता है, वो हार्ड डिस्क में। स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं। और जब हम उसको यूज़ करते हैं, रन होता है, तो वो एप्लीकेशन का जो भी ज़रूरी फाइल्स हैं वो सारी जो सॉफ्टवेयर क्या करता है उनको स्टोरेज से उठा के, यानी हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी पे ले आता है। किस पे? मेमोरी का मतलब रैम पर ले आता है और उसमें हम काम करते हैं। जब हम एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे, हम जो भी उसमें डेटा हम बनाएंगे या रीड करेंगे तब तक वो रैम के ऊपर रहेगा। उसके बाद में जितना भी काम होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। और एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद में ये कहाँ पे चला जाएगा? फिर से स्टोरेज में चला जाएगा, यानी कि परमानेंटली किस में चला जाएगा? आपकी हार्ड डिस्क में चला जाएगा। तो मैंने जैसे पहले बताया था, रैम मेमोरी और हार्ड डिस्क आपकी स्टोरेज। तो इसका आप ख़ास तौर से मैं आपको बताता रहूँगा, इन टर्म्स को आप ध्यान रखें। अब एक वे होता है कि मैं जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो उनमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझती हैं। वो सिर्फ हमारा जो इनपुट होता है, चाहे माउस से करें, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करें, उस लैंग्वेज को समझते हैं। तो ये हार्डवेयर अगर हमें मानो कि एक प्रिंटर जोड़ा हुआ है और उससे कोई प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर से लेकर उस प्रिंट तक जाने के लिए क्या प्रोसेस होता है और वो कैसे होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारी वर्ड, अगर मैं वर्ड में एक डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट करना है प्रिंटर से, तो वो होगा कैसे? सबसे पहले मैं वर्ड की फाइल खुली हुई है, स्टोरेज से उसको ओपन किया तो रैम के ऊपर आ गई, उसमें हम काम कर रहे हैं।
अब उसमें जो एप्लीकेशन है, जो वर्ड का एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके थ्रू हमने कमांड दिया, कंट्रोल पी प्रेस किया, उस वर्ड ने किसको कमांड दिया, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा और जो हार्डवेयर एप्लीकेशन होंगे उनको भी मैनेज करेगा। तो हमने कमांड दिया वर्ड में, वर्ड ने दिया ओएस को, ओएस ने जाके कमांड किसको दिया, वहाँ से उसने प्रिंट की कमांड ली और उसने सीधा हार्डवेयर को दे दिया। और हार्डवेयर को क्या कमांड दिया कि मुझे इस पेज का इतने करेक्टर हैं, ये साइज है, ये फॉर्मेट उसका बना हुआ है, इसको आपने प्रिंट करना है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीडिएटर है, वो आपके सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज भी समझता है और मशीन की लैंग्वेज भी समझता है। तो इस डेटा को वो कहाँ भेज देगा, प्रिंटर के ऊपर भेज देगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो डेटा है आपका आपके परमानेंट स्टोरेज में सेव होता है और जब उसको हम यूज़ करते हैं तो स्टोरेज से उठकर मेमोरी और रजिस्टर्स, मेमोरी जो होती है आपकी रैम, और रजिस्टर्स भी उसी चिप के अंदर सीपीयू के अंदर होते हैं जो कि हाई स्पीड डेटा को एक्सेस करते हैं। तो उसमें आ जाती है और उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं कुछ भी एक्शन उस पर, सिक्वेंसली या कंडीशनली कोई भी हो सकता है। उस डेटा के ऊपर जो भी परफॉर्म करेंगे एक्शन, उसके बाद में डेटा परमानेंटली कहाँ पे चला जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर। अब इसमें देखिए नीचे आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी होती हैं और उस पर जो परफॉर्म होगा वो सीक्वेंसली हो सकता है, कंडीशनली हो सकता है और इंटरनली हो सकता है। तो ये कहाँ पे लिखे होते हैं कोड, ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जिसको यूज़र यूज़ करता है, या आपके मीडिएटर सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें सारी चीज़ें पहले से मेंशन होती हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिर्फ इनपुट को समझता है, हमारी टाइपिंग उसको पता है कि मैं टाइपिंग अगर मैं ABCD या कोई भी सेंटेंस अगर उसमें लिख रहा हूँ तो उसको प्रोसेस करने का काम किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। अब ये कुछ जो टर्म्स इसमें आई हैं, सिक्वेंसली, कंडीशनली और इटराटिवली, तो इनको मैं समझाता हूँ कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या चीज़ है। सिक्वेंसली इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, अगर मैं अर्थमेटिक वे में बात करूं या आप मैथ में आपने देखा होगा कुछ सीक्वेंसली इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक इक्वेशन दी हुई होती है कैसे कि 2 + 3 × 4 = क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करेगा, मतलब अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो जो भी आपका रूल्स है कि सबसे पहले डिवीज़न करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद में एडिशन करना है, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करना है। उसी वे में उस जो भी आपको कंडीशन दी हुई है उसको आप फॉलो करते हुए उसका आंसर निकालेंगे। तो इसी को हम सॉफ्टवेयर की भाषा में सीक्वेंशनल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। उसमें प्रोग्राम रहता है कि इस सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है और रिजल्ट को डिस्प्ले करना है और कैसे करना है। ये सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रिटन होते हैं जो कि एक डेवलपर जो भी प्रोग्रामर होता है वो उसमें लिखता है और वो कैसे डिज़ाइन करता है, जिस हिसाब से आपका एप्लीकेशन बन रहा है या जिस पर्पज़ के लिए बन रहा है उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है। उसी में सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंडीशनल। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। इसको इफ़ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कैसे कैसे टर्म्स यूज़ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ही लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि मानो कि हम किसी रोड से जा रहे हैं और हमारे सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड पे आप देखोगे कि कुछ नंबर्स, आपको बस नंबर्स लिखे रहते हैं। तो उसका जो रूट बनाया हुआ है बस का, वो एक रूट बना हुआ है कि वो जो बस है वो किस बस स्टैंड पे उतरेगी या रुकेगी।
अब उसको रुकने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो लिखा हुआ है कि भाई ये जो बस जाएगी इस रूट से जाएगी और इस बस स्टैंड पे रुकेगी, जहाँ से वो पैसेंजर्स को लेगी और आगे बढ़ जाएगी। आप किसी बस स्टैंड पकड़े देखते हैं कि कुछ बसेज वहाँ रुकती ही नहीं है, वो आगे सीधा निकल जाती हैं। तो उसको कंडीशन दी हुई है कि इस रोड से अगर इस नंबर की बस गुजरेगी तो वो बस स्टैंड पे रुकेगी इफ़ द बस नंबर पास अवे ऑन दैट रोड, इफ़ द रूट इज़, जो रूट का नाम है इज ये होगा, देन स्टॉप हेयर, अदरवाइज इट विल गो स्ट्रेट, नॉट टू बी स्टॉप हेयर। तो ये इफ़ स्टेटमेंट होता है कि हमने प्रोग्राम में लिख दिया होता है कि अगर आप कंट्रोल पी दबाते हैं तो ये भी एक प्रोग्राम में लिखा हो कि वर्ड की फाइल में, तो प्रिंट का जो डायलॉग है वो खुल के आ जाएगा। अगर आप वहीं पे वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है विंडोज़ बटन के साथ आप पी दबाएं तो आपका जो डिस्प्ले एक्सटेंशन का जो फंक्शन होता है जिसमें आप एक कंप्यूटर में 2 मॉनिटर जोड़ते हैं वो फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो हर की के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि किस बटन को दबाने से या कहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जितने भी विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ये भी एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको यूज़र यूज़ करता है। उसके बाद में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका मैं ब्रीफ अभी नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बाद में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ये जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए इनेबल कर देता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये उस सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बना गया है जिस पे आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर किसी सीपीयू के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर नहीं हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जितने भी उसमें हार्डवेयर जुड़े होते हैं ये मीडिएटर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक मीडिएटर होता है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, लोडर है, लिंकर है, इंटरप्रेटर है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जैसे आप आगे देखिए कंपाइलर है, लोडर, लिंकर और इंटरप्रेटर, ये भी डिफरेंट टाइप की असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं और ये भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है ऐसे ही काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखता है लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर और होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, या कंप्यूटर ऑन होता है तब से उनका काम शुरू हो जाता है और कंप्यूटर जब बंद हो जाता है, शट डाउन आप करते हो, तब उनका काम ख़त्म होता है। लेकिन ये यूज़र को पता नहीं चलता, लेकिन बैकग्राउंड में ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये अपना काम करते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को एक्चुअली वर्क करने के लिए रेडी करता है। ये आपके हार्डवेयर उनको भी कंट्रोल करता है, ये आपके प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इंटरफेस है बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द मशीन हार्डवेयर, यानी कि जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का उसको और जो जितनी उस पर एप्लीकेशन है उनके बीच में एक ऐसा इंटरफेस है जो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन करता है। इसके मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल पहले भी दे दिए, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स। लिनक्स और यूनिक्स ये
अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हो सकता है कि आपने यूज ना किया हो। एप्पल के जो सिस्टम आते हैं उसमें मैक ओएस आता है। लिनक्स और यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इनके लिए ना कोई प्रोप्राइटरी होती है और ना इनके लिए हमको लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। ये ओपन सोर्स है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो यूज़र को यूज़ करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको यूज़ कम किया जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादातर लिनक्स और यूनिक्स का ही अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे, मैंने छोटी छोटी कुछ टर्म्स बताई थी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ये 3-4 चीज़ें। लिंकर, ये क्या काम करता है? कंपाइलर क्या काम करता है? ये एक लैंग्वेज, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जो सामने मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का काम है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड्स हार्डवेयर के लिए मिलती हैं, तो कंपाइलर उनको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन को देता है। मशीन से जो आउटपुट आता है, कंपाइलर उसको लेता है और उसको दोबारा रिवर्ट करता है किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एप्लीकेशन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र को यूज़ करने के लिए देती है। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं सिस्टम के, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपाइलर होता क्या है। कभी अगर आता है तो जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसमें कंपाइलर्स का यूज होता है। जैसे कि आप देखिए, सोर्स लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज, फोटोन लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज, इसको C++ भी बोलते हैं। सी शार्प लैंग्वेज एडवांस वर्जन है सी लैंग्वेज का। ADA लैंग्वेज, अब ये सारी सोर्स लैंग्वेज है। लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो कंपाइलर इनको दोनों सी में भी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकता है और मशीन लैंग्वेज में भी। तो कंपाइलर का ये काम है। लोडर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं इसको बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है, लोडर क्या होता है और कब ये अपना काम करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पावर बटन दबाते हैं, तो आपको एक स्क्रीन जो दिखती है पावर ऑन टाइम पे, उस टाइम पे लोडर क्या करता है, जो भी विंडोज़ के प्राइमरी फंक्शन रन करने के लिए रिक्वायरमेंट फाइलें होती हैं, उनको वो मेमोरी में लोड करता है। उन प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करता है और उनको रेडी करता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो और ये काम कब शुरू होता है? जब हम कंप्यूटर का यानी कि CPU का हम पावर बटन प्रेस करते हैं। ये एक कर्नेल का पार्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल होता है, ये उसी का पार्ट लोडर होता है। और ये इसका काम कंप्यूटर ऑन होने पे शुरू होता है, और जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं इसका काम तब ख़त्म होता है। कंप्यूटर ऑफ करने का मतलब है कि वहाँ पे जितनी भी आपकी मेमोरी में यानी कि रैम में जो फाइलें उसने लोड किए हैं, उन सारी फाइलों को बैक टू पवेलियन यानी कि आपकी स्टोरेज में वापस कर देता है, और वहाँ पे जितने भी फंक्शन रन होते हैं उनको क्लोज कर देता है, तो आपकी मशीन ऑफ हो जाती है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर लिनक्स यानी कि यूनिक्स में अगर बात करें, इसको इसी काम को करने के लिए वहाँ पे लोडर की जगह सिस्टम कॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंकर, ये एक लाइब्रेरी है। लिंकर क्या करता है, जो भी आपके सिस्टम में लाइब्रेरी बनी है, जो भी कंपाइलर ने लाइब्रेरी बनाई है या एडिटर ने लाइब्रेरी बनाई है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं, उन ऑब्जेक्ट को सीक्वेंशनल तरीके से, सीक्वेंशनल का मतलब होता है कि अगर 4 ऑब्जेक्ट बने कि पहले प्लस होना है, फिर माइनस होना है, फिर उसके बाद में डिवाइड होना है, तो इनको सीक्वेंस तरीके कि पहले क्या होगा, पहले प्लस होगा या माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा, इनको प्रोग्राम के तरीके से सीक्वेंशनल करने का काम कौन करता है?
ऑब्जेक्ट का लिंक करता है। और जब उनको ये एक लाइन में कंपाइल कर देता है, फिर वो सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स बन जाते हैं, यानी कि रन होने के बाद में उसका आउटपुट जो भी सिस्टम है उसको मिल जाता है। जितनी जो भी लाइब्रेरी होती है उससे यह उस लाइब्रेरी से ऑब्जेक्ट्स जितने भी बने हुए होते हैं वहाँ से उठा लेता है। और मैंने बता दिया कि इनको अरेंज करके एड्रेस के हिसाब से उनको रन करने के लिए तैयार कर देता है। इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेट पहले भी बताया था, जैसे कि कंपाइलर काम करता है, ये भी ऐसे कंपाइलर की तरह ही जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, और चेक करता है कि कहीं पे कोई एरर ना हो। अगर कहीं पे कुछ एरर्स होती है तो ये उसका जो इन्फॉर्मेशन है उस जहाँ पे भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसको फ्लैग देता है और उसके बाद में उस प्रोग्राम को रोक देता है। तो इंटरप्रेटर का यही काम है, ये इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करके और सोर्स लैंग्वेज में रिटर्न करता है, जैसे कि लिस्प सिस्टम और ईटीसी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया कि इनका जो यूज़ है यूज़र करता है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होते हैं, जैसे कि पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेज, स्टूडेंट डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जहाँ पे आप कोई भी नॉमिनल रोल या कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा बनाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एमएस एक्सिस और एमडीबी फाइल, ये सारे एप्लीकेशन सिस्टम हैं। वर्ड प्रोसेसर आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें प्रिंट कर सकते हैं, और उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि आप कुछ सेंटेंस बनाएंगे उसकी स्पेलिंग भी चेक होती है, उसका डॉक्यूमेंट का पूरा लेआउट कर सकते हैं, करैक्टर्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, हेडिंग उसमें बना सकते हैं, और वर्ड्स को अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, पेपर का बॉटम और टॉप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, उसके बाद में प्रिंट कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में आपको ये सब मिलता है। वर्ड प्रोसेसर में आपका जैसे एग्जांपल है इसका सबसे बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, स्प्रेडशीट मैंने अभी बात की थी। स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है, जहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, हमें कुछ एडिशन करने होते हैं ऑटोमेटिक, तो उसमें हम फार्मूला लगा के एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पेरोल्स हमें अगर किसी का बनाना है या किसी के मार्क्स का हमें ग्रेड कैलकुलेशन करना है, स्टूडेंट्स हैं उसके मार्क्स इतने हैं, उनको टोटल आना चाहिए, उनका ग्रेड आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, तो ऐसे काम करने के लिए हम स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का काम करते हैं। एड्रेस लिस्ट किसी का बनाना है, इससे जल्दी डेटा फिल्टर हो जाता है और उसको प्रिंट और फिल्टर करने में अलग अलग तरह के हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में मिलती है आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें, और लोटस 123 जो कि एप्पल के सिस्टम में यूज होता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन इट्स मीन्स जो आपका पीपीटी हो फाइलें बनाते हैं, यानी कि आपके ऑफिस का पावर पॉइंट, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वीडियोस, फोटोग्राफ्स, साउंड और एनिमेशंस को एक साथ मिक्स करके हम स्लाइड शो में दिखा सकते हैं। ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन के लिए मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अभी पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के साथ सबसे छोटा जो डेटाबेस है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, उसकी एमडीबी फाइलें आप यूज़ कर सकते हो। उससे बड़े बड़े आप डेटाबेस हैं। डेटाबेस एक्चुअली क्या है कि हमें कुछ रिपीटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक ही वे में स्टोर करते हैं, और उसका हम मल्टीपल लेआउट बना के आउटपुट निकाल सकते हैं, क्वेरी निकाल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो वो डेटाबेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस इसका एग्जांपल है।
और बहुत सारे डेटाबेस हैं, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, अभी बड़े बड़े डेटाबेस हैं जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपका आधार कार्ड है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी हैं वो बड़े बड़े डेटाबेस को यूज़ करती हैं, और जो हमारा मोबाइल नंबर्स हैं, वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सब डेटाबेस में स्टोर होती है। इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए आगे हम डिफरेंट टॉपिक में बात करेंगे। अभी इसमें मैं एग्जांपल कुछ, जैसे हमें मेंबरशिप लिस्ट बनानी है उसको हम डेटाबेस में बना सकते हैं, स्टूडेंट लिस्ट हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ग्रेड रिपोर्ट, इंस्ट्रक्टर शेड्यूल या स्कूल का हॉलीडे शेड्यूल, वो सब हम इसमें प्लान कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, ओरेकल, माइस्क्यूएल, ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। अब ओपन सोर्स की अगर हम बात करें कि ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि ये किसी सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र एजेंसी द्वारा बनाए जाते हैं। इनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और रीडिस्ट्रीब्यूट जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उनको कोई भी मॉडिफाइड कर सकता है या अनमॉडिफाइड रूप में किसी दूसरे को भी दे सकता है। यहाँ पे उसका कोई लाइसेंसिंग या कुछ उसका OEM नहीं होता है। ये पब्लिक के कोलैबोरेशन मैनर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने लिनक्स और यूनिक्स, नेटस्केप इनकी बात की थी, फायरफॉक्स है, अपाचे, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? ये नॉन फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब आपको इनके लिए परचेज करने के लिए इसका लाइसेंस, आपको पेड वर्जन इसका ख़रीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। ये फ्री नहीं होते हैं। इसकी जो लाइसेंस कॉपी है वो किसी यूज़र के नाम पे लीगली रजिस्टर्ड होती है। टेक्निकल में बात करें तो आप जब कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम बात करें तो उसका जो एक लाइसेंस है वो आपके कंप्यूटर के लिए रजिस्टर्ड होता है, और उसका पैसा जो OEM होता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो लेता है। जैसे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि जैसे लेटेस्ट में भी विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 अभी चल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है। उसको हमको यूज़ करने के लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑटोकैड है, नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकेफे एंटीवायरस है, बहुत सारे, अभी अडोब है, अडोब भी अभी पेड वर्जन आता है, तो आपको यूज़ करना है तो वो हमको प्रोप्राइटरी उसका जो भी OEM होगा उससे हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये अभी जितना भी वीडियो मैंने आज का बनाया है, ये सॉफ्टवेयर के बारे में एक ओवरव्यू था। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में डिफरेंट स्लाइड्स में हम बात करेंगे। अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसको मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप अगर कर सकते हैं तो मुझे डन करके अपना नाम और डन और डेट लिख सकते हैं कमेंट में इस वीडियो के। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन है, और उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने बिजनेस को, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिजनेस में बहुत हाई लेवल तक पहुंचाया है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है। दूसरा ये है कि जो अभी लेटेस्ट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं विंडोज़ में यूज़ होने वाले, उनका क्या नाम है, उसकी एक लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं विद वर्जन के साथ में। अगर आप ज़्यादा उसमें मेहनत करते हैं तो वो वर्जन कब आया था, ईयर भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप होमवर्क करेंगे और मुझे कमेंट में लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियोज़ को 1 बार, 2 बार, 10 बार, कितनी बार भी देख सकते हैं जब तक आपकी समझ में नहीं आता है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये एक ऐसा डीपली इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो मैंने उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट टॉपिक होंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू।